चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज क्या पढ़ेंगे अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से शुरुआत करेंगे। तो अभी जनरल ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है और उस जनरल ज्योग्राफी में हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से शुरू करेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर भी इसको बोलते हैं। आपको पता है कि हमारी अर्थ का शेप क्या है? अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड है। ठीक है, तो अर्थ है जो वो कैसी है बेटा? जियोइड शेप की है। ठीक है, जियोइड शेप की है। और इस जियोइड शेप में अगर मैं कहता हूं कि मतलब जियोइड, इसलिए जियोइड का मतलब क्या होता है? जियोइड का मतलब होता है कि फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज्ड एट सेंटर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सर्कुलर, लेकिन सर्कुलर कहते नहीं है क्योंकि इसका ये तो एक नया नाम है हमारी अर्थ का, जिसका नाम है जियोइड। क्योंकि जियो का मतलब अर्थ होता है, तो उसके लिए अलग ही एक टर्म बना दिया गया, जियोइड। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहां पे जाना है, ठीक है, तो बताओ कैसे भेजोगे मुझे वहां तक? आपसे अगर मैं पूछूं मुझे यहां जाना है, तो आप मुझे कैसे भेजोगे? डायरेक्टली तो आप मुझे भेज नहीं पाओगे क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है आपके पास। तो जब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो आप मुझे लेफ्ट राइट करते रहोगे, लेकिन सही जगह पर नहीं हो। मैं पूछूंगा कहां से लेफ्ट, तो बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें लोकेशंस का अंदाज कैसे लगेगा, इसके लिए हमने कुछ क्या की, कुछ हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की। ठीक है, तो कुछ हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की, जिसमें ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम 0 डिग्री पर रखा और जिसने क्या किया कि अर्थ को दो पार्ट्स में बांट दिया, इक्वली दो पार्ट्स में बांटा। ये एक इमेजिनरी लाइन, रियल में तो है नहीं, इमेजिनरी लाइन है। और 0 डिग्री पर इसको मान लिया कि ये 0 है, जहां से हम अर्थ को दो पार्ट में बांट देते हैं। उसके अलावा एक और इमेजिनरी लाइन, इसको हमने क्या कहा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये कितने पर है? 23.5 नॉर्थ और 23.5। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी 2017, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17-18 की बात है, उन्होंने इसी पर एक क्वेश्चन फंसा दिया था। क्योंकि हमें आदत है हमेशा, है ना, नॉर्थ और साउथ इस वाले पोर्शन की। उन्होंने क्या किया कि 23.5 नॉर्थ, और हमें हमेशा आदत है कि इस पोर्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने 23.5 नॉर्थ और 66.5 नॉर्थ कर दिया। ठीक है, तो हमने उसको क्या है कि नॉर्थ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर ऐसे 66.5 नॉर्थ, ठीक है, तो अगर कोई 66 और 23 दिख जाता है तो हम सोचते हैं किसी एक हिस्से की बात हो रही है, या तो ऊपर वाले की या तो नीचे वाले की, यही तो सोचते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया और 66.5 साउथ कर दिया, नॉर्थ और साउथ। तो इस पर एक बार क्वेश्चन फंसाया जा चुका है। ठीक है, तो जब फंसाया जा चुका है तो हो सकता है इस बार हरियाणा फंसा दे, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, तो ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हमने यहाँ पर खींची, जैसे कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, कैंसर हो गया। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल और इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये है आपका 66.5 साउथ। ठीक है, और इसके अलावा ये है आपका 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। क्लियर? तो ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हमने ऐसे ही खींच ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लैटिट्यूड मेनली क्या बताता है? लैटिट्यूड यहाँ पर हीट के बारे में बात करता है। लैटिट्यूड से आप क्या पता करते हो? अर्थ का हीट डिवीजन, हीट डिवीजन है जो थर्मल डिवीजन है, जो वो बेसिकली हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो हीट के बारे में यहाँ पर हमें बताता है कि ये इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड तक टेम्परेचर क्या होगा, इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड टेम्परेचर क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। खैर, उस पार्ट पे हम बाद में आएंगे, पहले बड़ी बेसिक सी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुछ इमेजिनरी लाइंस हमने खींची। अब मेरे पास अगर इमेजिनरी लाइन है और मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे इस जगह पर जाना है, तो आप कहोगे कि इक्वेटर पे आ जाओ, एटलीस्ट इतना तो बोलोगे कि इक्वेटर पर आ जाओ। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं अगर मैं कहूं तो यहां से एक एंगुलर डिस्टेंस, समझिएगा, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस
फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, क्लियर, ये सेंटर है, ये 0 है, और 0 डिग्री से एंगुलर डिस्टेंस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मान लो 2-3 डिग्री मैं बना रहा हूं, ऐसा ऐसा है नहीं, मतलब ये तो बहुत ऊपर बना दिया मैंने, और इधर से भी बना दूं मैं एंगुलर डिस्टेंस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, और फिर 1 को 1 से जोड़ दूं, 2 को 2 से जोड़ दूं, 3 को 3 से जोड़ दूं, तो बन गई है लैटिट्यूड्स। तो ये क्या है, एक एंगुलर डिस्टेंस है जो कहां से बनाया, खींचा गया है, सेंटर ऑफ द अर्थ से हमने यहां पर खींचा है, और जहां से हमने डिग्रीज को कैलकुलेट किया है। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने कुछ, मतलब ये तो सारे ही हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 करते 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 90 तक जाता है, ठीक है। तो जो हमारी मेन लाइंस है वो ये हैं, जिनको हमने रेफरेंस की तरह यूज किया है, जिनको हमने रेफरेंस की तरह यूज किया है, ये वो मेन लाइन है, ठीक है। खैर इस पर मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि आप लोग इसके बारे में परिचित हैं, तो मैंने पहले ही इनका नाम ले लिया था। अब आप समझिए लैटिट्यूड्स के बारे में। तो ये एक एंगुलर डिस्टेंस है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से खींचा गया है, और अगर मैं लैटिट्यूड्स के बारे में बात करूं तो लैटिट्यूड में एक 0 डिग्री पर हम किसको कह देते हैं, इक्वेटर को कहते हैं, और इसके ऊपर का भाग क्या हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर का भाग हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे का भाग कैसा हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर यहां पर हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, जैसे जैसे, अच्छा ये लाइनें जो मैं खींच रहा हूं, ये लाइन तो है नहीं, ये तो सर्कुलर है ना, पीछे भी है ना, तो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, है ना, लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, ये छोटी होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं, और ये यहां पर क्या हो जाता है, एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है, तो बेसिकली ये एक पॉइंट हो गया, ये सब लाइंस हो गई, लैटिट्यूडनल लाइंस हो गई। तो एक बात आपने ये देखी, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएं, चाहे ऊपर वाले पोल पे चाहे नीचे वाले पोल, किधर भी, ठीक है, तो लाइंस हैं जो वो श्रिंक होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, रिड्यूस होती जाएंगी, ये बात आप, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो छोटी है, तो कॉमन सेंस से आपको ये बात पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल ग्रेट सर्कल कितने हैं पूरी अर्थ पर, हमारे ग्रेट सर्कल कितने हैं निशा, पूरी अर्थ पर ग्रेट सर्कल कितने हैं, कितने ग्रेट सर्कल मौजूद हैं, बताइए, कितने ग्रेट सर्कल मौजूद हैं, बताइए, कितने ग्रेट सर्कल हैं, क्या होता है ये ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल मतलब सबसे बड़ा सर्कल, ठीक है, सबसे बड़ा सर्कल जो पूरी अर्थ को कवर करे, सबसे बड़ा सर्कल। तो ग्रेट सर्कल पूरी अर्थ पे, लैटिट्यूड को ही ग्रेट सर्कल बोल रहे हैं, तो मतलब लैटिट्यूडनल लाइन में इक्वेटर एक इकलौता ग्रेट सर्कल है। लैटिट्यूड्स के हिसाब से अगर मैं कहूं तो ग्रेट सर्कल यहां पर लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहेंगे तो ओनली वन, दैट इज इक्वेटर। तो ग्रेट सर्कल एक है, इसको हम इक्वेटर बोलेंगे बस, क्योंकि बाकी सब छोटे होते जा रहे हैं ना, तो कम, ये बगल वाला भी इसके कंपैरिजन में छोटा ही होगा, है ना, इक्वेटर के कंपैरिजन में ये जो इसके जस्ट ऊपर वाला 1 डिग्री है वो भी कंपैरेटिवली छोटा होगा, क्योंकि छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और पॉइंट बन जा रहा है, ठीक है, पॉइंट है जो वो यहां पर बनता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं बताओ, टोटल लैटिट्यूड्स हैं, कैसे, टोटल लैटिट्यूड्स 90 ऊपर, 90 नीचे, और एक बीच में, एक बीच में हमारी इक्वेटर, तो टोटल मिला के कितने हो गए 181, ठीक है। तो याद रखना है 181 लैटिट्यूडनल लाइंस यहां पर मौजूद है। फिर भी अगर फंसाने वाली बात आती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल 181 है, लेकिन इसमें अगर मैं पूछूं कि लाइंस कितनी है, लैटिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस, तो आप बोलेंगे कितनी 179, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट है, तो लैटिट्यूडनल पॉइंट्स ये हैं 2, तो टोटल हो गए 181, ठीक है, टोटल हो गए 181।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जैसे हम बात करते हैं, एक सेकंड, चलो इससे देखो, ये हमारी अर्थ है। मैंने आपसे कहा कि इस पर मुझे यहां पर जाना है, आप नहीं जा पाओगे, ठीक है, नहीं बता पाओगे, तो इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट भेजने होंगे। तो रेफरेंस में हमने कुछ लाइंस खींची, जिसमें मैं सबसे पहली लाइन की बात करता हूँ, इक्वेटर। तो इक्वेटर बिल्कुल सेंटर से निकलती हुई लाइन, ठीक है। तो ये इक्वेटर, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते 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 ऊपर जाएगा और फिर ये एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आते आते जो लाइन खिंचती जाएगी, खिंचती जाएगी, खिंचती जाएगी, खिंचती जाएगी, खिंचती जाएगी, तो इसको हम एज ए पॉइंट ट्रीट करते हैं। जो ऊपर वाला जो लास्ट 90 डिग्री है, उसके लिए कोई एरिया ही नहीं बच रहा है, तो उसको हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, ये और ये दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इसलिए जब लाइंस पूछी जाती हैं तो ये वाली लाइंस होती हैं, तो टोटल 179 आएंगी और 2 पॉइंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा, क्योंकि देखो क्या है, 90 इस इक्वेटर के ऊपर के 90, नीचे के 90 और बीच का एक 181। बट अगर क्वेश्चन आता है लैटिट्यूडनल लाइंस बताइए, ध्यान से पढ़ना है, टोटल लैटिट्यूड्स, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर फाउंड इन द अर्थ, आंसर इज 181। हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइंस आर फाउंड इन द अर्थ, आंसर इज 179, ठीक है। पॉइंट नहीं पूछेगा वो, उसको भी पता है पॉइंट तो पकड़ लोगे, लेकिन ये फ्लो में नहीं जा रहा ना। अगर मैं आपसे फ्लो में पूछूं हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइंस आर प्रेजेंट इन द अर्थ, आप कहोगे 181, 90 ऊपर 90 नीचे, एक बीच में, दिमाग पकड़ता नहीं है उस बात को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है कि टोटल अगर वो पूछ रहा है तब आंसर 181 लगेगा, लेकिन अगर लाइंस पूछ रहा है तो 179 विल बी द आंसर। ये ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर वो पूछता है कि हाउ मेनी ग्रेट सर्कल्स आर देयर इन लैटिट्यूड, तो 1 है ना, दैट इज इक्वेटर, ठीक है। तो एक यहाँ पर ग्रेट सर्कल होता है बस, ठीक है। अब आपको, जैसा कि अभी हमने इस पर बात की, अब अगर अब हमने इस पर बात की तो ये आपको यहाँ पर ये पता है। तो बेसिकली ये जो लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स हमें क्या बताते हैं, हीट जोन्स का के बारे में यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि हीट जोन्स के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हीट जोन्स की बात करूं तो समझिएगा कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूं, ठीक है, समझिएगा मेरी बात, कि मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि भाई ये आपने सेंटर पर एक लाइन खींच ली, ठीक है, ये आपने एक और लाइन खींची, ये आपने एक और लाइन खींची, ये यहां पर आपने एक लाइन खींची, ये इस वाले रीजन में आपने एक लाइन खींच ली, ठीक है। तो ये हमने क्या है कि कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची, और ये बड़ी बेसिक लाइंस मानी जाती हैं कि बेस हम इनको मान के चलते। क्यों? बिकॉज ये हीट एरिया नहीं लेके हीट रीजन्स के बारे में बताते हैं, हीट रीजन्स ऑफ अर्थ के बारे में हमें बताती है। यही इसका काम है, लैटिट्यूड का काम क्या है, हीट रीजन्स को बताना, टेम्परेचर को बताना। क्यों? क्योंकि हमने जब आइडेंटिफाई किया, आपको पता है अभी हमने सब देखा कि सब सर घूम रहा है ना, और किसके रेफरेंस में घूम रहा है, सन के रेफरेंस में घूम रहा है, ठीक है। तो क्योंकि सर सन के रेफरेंस में घूम रहा है, तो हम बोलचाल में कह देते हैं कि सन घूमता है, लेकिन रियल में सन इज स्टेशनरी, है ना। वैसे ये स्टेटमेंट भी गलत है कि सन इज स्टेशनरी, क्योंकि सन भी तो गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। बट ठीक है, जो बोलचाल में हम बोलते हैं वो ये है कि सन इज स्टेशनरी और बाकी चीजें घूम रही हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई लिखाई में समझाते हैं इस बात को, तो क्या समझते हैं इस बात को, हम बोलते हैं कि सन यहां से यहां तक बस अपनी जो लाइंस है, सॉरी रेज है, जो अपनी रेज है वो इस एरिया में ही मैक्स, मतलब डायरेक्टली इस एरिया में ही अपनी डालता है। तो डायरेक्टली अपनी सनरेज है जो वो इस एरिया में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये बात समझ पाए? तो इस एरिया में जहां पर डायरेक्टली सनरेज मिलती हैं, उस जगह को हम क्या कह देते हैं, दिस रीजन इज नोन एज ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। दिस रीजन इज नोन एज ट्रॉपिकल एरिया। वाई सो? ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन,
ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और दो ट्रॉपिक्स के बीच के रीजन को क्या बोलेंगे? दो ट्रॉपिक्स के बीच को बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, एंड इक्वेटर इज एट द सेंटर, इक्वेटर इज एट द सेंटर, इक्वेटर इज एट द सेंटर, ट्रॉपिक, एंड दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन। ये है ट्रॉपिकल क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। और ये है जो, ये कहां से कहां तक है? दो ट्रॉपिक्स के बीच में, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। मैं जो बता रहा था ना कि क्वेश्चन में गड़बड़ किया था, जो फ्लो में जब आप करते रहोगे ना तो आपके दिमाग में रट चुकी होगी ये चीज कि कहां से कहां तक होता है। क्योंकि जैसे आप अभी बार बार इक्वेटर बोल रहे हो, क्योंकि आप बोलना ट्रॉपिकल ही चाह रहे हो, मुझे पता है, लेकिन निकल मुंह से इक्वेटर रहा है क्योंकि इक्वेटर बार रटा हुआ है ना। तो मैंने जो आपको बताया कि सन हमेशा यहां से यहां तक ही रहेगा, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो कि सर इक्वेटर पे तो हमेशा रहता है, बिल्कुल सही बात है। सन यहां रहे या यहां रहे, ये एक ऐसी जगह है जब उसको हमेशा धूप मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर हमेशा उसको धूप मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये पूरा एरिया ऐसा है जिसमें कभी ना कभी सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा ही होगा, या तो यहां या तो यहां। लेकिन क्या सन यहां आ सकता है? नहीं आएगा। यहां आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उनकी जो प्लैनेटरी मोशन है उसके अकॉर्डिंग सन तो कहीं नहीं घूम रहा, अर्थ है जो वो इस हिसाब से घूम रही है कि उस सन की डायरेक्ट सनरेज कभी यहां कभी यहां। अभी क्या चल रहा है? सर्दियां, तो इस समय सन नीचे है, नीचे की तरफ है, तो ऊपर वाले जमे पड़े हैं, है ना। खैर उस पार्ट पे आऊंगा मैं, फिलहाल मैं जो अभी आपको बता रहा हूं वो ये है कि ये रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन का मतलब मैक्सिमम सनलाइट, है ना, मैक्सिमम सनलाइट हमें यहां पर मिलेगी, मैक्सिमम सनलाइट आपको मिलेगी इस रीजन में। और दूसरी बात यहां पर आपको याद रखनी है कि इसी जगह पर ये यहां पर आपको मैक्सिमम सनलाइट मिलती है। क्यों मिलती है मैक्सिमम सनलाइट? क्योंकि पूरी साल सन की अवेलेबिलिटी यहां पर मौजूद है, ठीक है। सन यहां पर पूरी साल यहां पर अवेलेबल है, और यहां पर हाई टेम्परेचर होगा ही होगा, इस वजह से हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। ठीक है निशा, याद नहीं करना है अपने पीछे की अपनी पढ़ाई को, भूल जाना है 2 मिनट के लिए, डिलीट शिफ्ट डिलीट मार दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहीं से आपको सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ी देर में आप लिंक कर लेंगे सारी चीजों को। अपनी पिछली पढ़ाई को याद करके पहले ऐसा था, अभी ये पढ़ा है, ये क्या ऐसा, तो उससे टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप कुछ नहीं कीजिए, बस मैं इसीलिए बिल्कुल बेसिक से, मैंने आपको कल भी बोली थी कि इस कोर्स में हम सिर्फ स्टेट पीएससी को ध्यान में रख के नहीं कर रहे। आप अगर यूपीएससी भी देंगे ना तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कि मैं मतलब एक रिवीजन, ऑब्वियसली आपने कंप्लीट पढ़ा होगा तभी, ठीक है। रिवीजन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको कि हाई टेम्परेचर यहाँ पर मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ हाई ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर ही मिलेगी, ठीक है। क्यों हाई ह्यूमिडिटी भी मिलेगी? क्योंकि सर इसी जगह पर जब ज्यादा टेम्परेचर होगा और पानी भी मौजूद है तो ज्यादा से ज्यादा इवोपरेशन होगा, ज्यादा इवोपरेशन होगा तो मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स आ जाएंगे, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी भी इसी जगह पर मिलेगी, तो चिपचिपापन रहेगा, ठीक है। चिपचिपापन रहेगा यहाँ पर, तो गर्मी ज्यादा होती है, चिपचिपापन रहता है, तो काम करने का मन करता है ना। क्या मन करता है? घर चलते हैं, सोते हैं, एसी चला लेते हैं, यही मन करता है। या पढ़ेंगे भी तो एसी वाले कमरे में पढ़ेंगे, बाकी कहीं नहीं करेंगे, तो इट मींस वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इस रीजन में सर वर्क एफिशिएंसी भी कम होगी, वर्क एफिशिएंसी भी कम होगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी है जो वो कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो वर्ल्ड के जितने गरीब देश हैं वो सब यही मिलेंगे आपको, है ना। वर्ल्ड के जितने भी पुअर कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, वो आपको यहीं पर मौजूद मिलेंगे, ठीक है। समझ गए ये जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है उसके बारे में? चल हाँ, टेम्परेट में हार्श नहीं है क्लाइमेट, पहले सुन लो फिर बात करते हैं इस पर, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर आते हैं हम आर्कटिक सर्किल, और ये है अंटार्कटिक।
एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 66.5 डिग्री नॉर्थ और इधर 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। दिस इज टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन मतलब मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में क्या होता है, ना ज्यादा टेम्परेचर ना कम टेम्परेचर, मतलब अच्छा सा मौसम, सुहाना सा मौसम, सारी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो यहां पर आपको मिलेंगी। तो बढ़िया मौसम, अच्छा मौसम, सुहाना मौसम, सब मतलब आपको जो बढ़िया लगता है ना, नवंबर वाला, जो आपको फरवरी वाला, वो यहाँ हमेशा थ्रू आउट द ईयर मिलता है। रीजन, सन की स्लैंट सन रेज मिल रही है। सन यहां भी पहुंच जाएगा ना इस पॉइंट पे, तो भी वहां पर अपनी रोशनी पहुंचा रहा है, इजिली पहुंचा रहा है, मतलब ये के ऊपर भी तक जाती है, लेकिन कहने का मतलब है यहां तक उसकी स्लैंट सन रेज जाती है। तो इसलिए इस जगह पर डायरेक्ट हीट नहीं मिल रही। अब डायरेक्ट हीट जब नहीं मिल रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि सर टेम्परेचर उतना हार्श नहीं है, टेम्परेचर है जो वो बेहतर वाला है, बढ़िया है। तो यहां पर ज्यादा काम करोगे। अमीर देश कहां है, यही है। सारे अमीर देश आपको डेवलप्ड कंट्रीज इसी जगह पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वर्क एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है, अच्छा मौसम है ना, हवाएं बढ़िया चल रही हैं, घूमने भी डेली जा रहे हो, माइंड भी फ्रेश रहता है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो वो यहाँ पर बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। अगर मैं और ऊपर की बात करता हूं तो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, 90 डिग्री तक। ये वाला जो रीजन है, ये वाला या ये वाला, इसको बोलेंगे फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, दिस इज ट्रॉपिकल जोन एंड दिस इज फ्रिजिड जोन। ये है हार्श वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर जम जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर एक्सट्रीम कोल्ड यहां पर आपको देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलेगी। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात देखने को मिलेगी। आएंगे उस पर, दिन रात के कॉन्सेप्ट पर, लेकिन अभी 6 महीने का दिन आप समझिए पहले कौन सा एरिया है। तो जब सन यहां होगा तो यहां तक धूप पहुंचाएगा, तो 6 महीने का दिन रहेगा। और जब सन यहां होगा तो यहां तक, मतलब जब सन यहां है तो यहां पर धूप पहुंचाएगा, तो यहां दिन रहेगा। लेकिन जब यहाँ दिन है तो वहां रात है, तो वहां रात है तो यहाँ दिन है, ठीक है, उल्टा होता है। तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात का कॉन्सेप्ट ऊपर है। यहाँ है हार्श कंडीशन, और यहाँ क्योंकि हार्श कंडीशन है तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर आपको लो बायोडाइवर्सिटी, लेस बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी भी मिलेगी। क्योंकि जो भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो एक गर्म एटमॉस्फेयर में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। वो गर्म एरिया में ही बेहतर सर्वाइव कर पाते हैं और कहीं और सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो मैक्सिमम इसी एरिया में रहते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो भाग रहे हैं यहाँ से, हमारे लिए लॉस है, ठीक है। तो खैर फिलहाल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इतना आसान, मतलब सिर्फ लाइनें खींचने वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। जहां पर ये बात तो सही है कि इतनी बात भी बताई जा सकती है, लैटिट्यूड है लेटी लेटी लाइन, लॉन्गिट्यूड है खड़ी खड़ी लाइन, लेकिन ये सिर्फ इतना सा नहीं है कॉन्सेप्ट, बाहरी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये जो लेटी लेटी लाइन है ना, ये हमारे एरिया, हमारे जोन्स डिवाइड कर रही है, हमारी पूरी अर्थ के जोन डिवाइड कर रही है कि सर इतने एरिया में जो भी कंट्रीज पड़ेंगे, इतने एरिया में जो भी कंट्रीज पड़ेंगे, उन सबको ज्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा, उनको ज्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रहेगी तो मच्छर मक्खी भी तो ज्यादा रहेगा। अगर मच्छर मक्खी यहाँ पर ज्यादा रहेगा तो वायरस बैक्टीरिया भी तो ज्यादा रहेगा, वायरस बैक्टीरिया ज्यादा रहेगा तो बीमारियां भी तो ज्यादा रहेंगी इंसानों के लिए, ठीक है। लेकिन वो तो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, पेड़ पौधे भी यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मतलब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सब चीजें यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम होंगी, ज्यादा होंगी। लेकिन ऊपर क्योंकि ठंडा है तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी।
ठीक है, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी है जो वो घटती जाएगी, कम होती चली जाएगी, राइट। तो लेटीट्यूड के बारे में कुछ आइडिया लगा मोटा मोटा। चलो लॉन्गिट्यूड के बारे में समझते हैं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अब मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड क्या चीज होती है? देखो यहां पर एक बीच में, जैसे वहां लाइन खींची थी हमने, वैसे यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। दिस इज 0 डिग्री, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्राइम मेरिडियन, मुख्य देशांतर, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पर लाइनें हैं जो वो लास्ट तक जाती हैं। तो यहाँ से ये इधर 90 तक जाएगा, ये इधर 90 तक जाएगा, ठीक है। ये 90 तक इधर, ये 90 तक इधर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं काउंट करूं तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 करते 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 मैं लास्ट तक कहां पर? 90 यहाँ पर पहुंचूंगा। मतलब टोटल कितने हो गई है? टोटल ये कितनी हो गई? यहाँ पर अगर कहेंगे तो 90 इधर और 90 पीछे। ऐसी ही छोटी छोटे लाइंस कहाँ है? ऐसे ही पीछे भी है, सर्कुलर, और पीछे, पीछे जैसे आगे वैसे ही पीछे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर टोटल 90 और 90 मतलब 180, ठीक है। तो 180 एक तरफ और 180 दूसरी तरफ, तो मतलब 360 लाइंस यहाँ पर आपको मिलेंगी। 360 लाइंस है जो वो आपको मिलेंगी, ये ईस्ट में हो गई और ये वेस्ट में हो गई। तो टोटल है, टोटल ये 360। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ ग्रेट सर्कल कितने हैं? ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल कितने हैं? ग्रेट सर्कल कितने हैं? हाँ जी, सोच के बताना। 1, सारे सारे सेम है यहाँ पर, सारे के सारे ग्रेट सर्कल है। क्यों? क्योंकि कोई भी आप लॉन्गिट्यूड ले लो, ये लाइन खींचो और पीछे की लाइन को दोनों को मिलाओगे तो आपको एक पूरा सर्कल मिलेगा। कोई भी आप ले लो, ठीक है, कहीं से भी कोई भी उठाओगे, सारे ही यहाँ पर ऑल आर ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो ऑल ये फंसाता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो सारे ही ग्रेट सर्कल यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसी खींच दूं तो क्या मेरी ये बात आप समझ पा रहे हैं कि सर डिस्टेंस है जो इस जगह पर और इस जगह पर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है और ये देखो कम होता चला गया, कम होता जा रहा है ना। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स रिड्यूसेस। कह सकता हूं मैं ये बात कि जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं वैसे वैसे लॉन्गिट्यूड्स, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कम होता चला जाएगा, है ना। तो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे मैं एज वी मूव फ्रॉम ट्रॉपिकल एरिया टू इक्वेटर, लिख दो, लिख लो, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिकल, sorry, equator to poles, equator to poles, distance between two longitude reduces, ठीक है, घटता चला जाता है। इसका वो है जो वो घटता यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है इक्वेटर पर, ये कितना होगा? इक्वेटर पर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना होगा? कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 111.32, ठीक है। और हाँ, और पोल्स पर कितना होगा? तो पोल तो सर पॉइंट है तो 0 किलोमीटर का होगा, तो 0 किलोमीटर का होगा पोल पे पहुंच के, तो एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो 0 किलोमीटर का माना जाता है, ठीक है। एक और मजे की बात बताता हूं जो कि लैटिट्यूड से रिलेटेड है, और
लेटिट्यूड से रिलेटेड जो बात है, हाँ जी, उसमें अगर हम बात करते हैं गैप्स के बारे में, ठीक है, कौन से गैप के बारे में बात कर रहा हूं बेटा? मैं इस गैप के बारे में बात कर रहा हूं, ये गैप, ये गैप, ये गैप, सभी लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच का गैप बराबर होता है, ठीक है, और कितना होता है? 111.13 किलोमीटर, ठीक है। तो गैप है जो ये जो गैप है, गैप बिटवीन टू लैटिट्यूड्स कितना होता है? 111.13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बेसिक बात आपको समझ में। अब बात यह है कि सर ये क्या बताता है? ये बेसिकली दिन और रात के लिए, सॉरी, ये बेसिकली क्या है? टाइम के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? जैसे वो हीट के लिए जिम्मेदार था, हीट जोन्स के बारे में बताता था, ये टाइम के लिए बताएगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स के लिए अगर कहें तो ये टाइम के बारे में बताएगा। दो लैटिट्यूड्स के बीच में 111.13 किलोमीटर, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, इक्वेटर पर 111.32 और पोल्स पर 0 किलोमीटर का, ठीक है, ठीक है। अब बताइए मुझे कि पृथ्वी अपना पूरा चक्कर कितने दिन में कितना टाइम में लगाती है? 24 आवर्स, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि सर एक अर्थ है जो वो अपना जो रोटेशन है, अर्थ रोटेशन, ट्वेंटी फोर आवर्स, ठीक है। बोलचाल में हम 24 आवर्स लिख देते हैं, लेकिन रियल में अगर आप देखेंगे तो कितना है? 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड्स, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड्स। तो अगर कभी खेल करे तो ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अगर कभी डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगा तो, लेकिन जनरली इसको ये मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब यहां पर ये कहना चाहते हैं कि सर 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जा रही है, एक चक्कर के बारे में बात कर रहा हूं। देखो इधर, अगर मैं कह रहा हूं एक चक्कर पूरा करती है, वन रोटेशन करती है, तो मतलब 360 डिग्री पूरा घूमती है। 360 डिग्री 24 घंटे में, तो एक घंटे में कितना? 360 डिवाइडेड बाई 24, तो कितना कितना आया? 15 डिग्री, ठीक है। तो एक घंटे में 15 डिग्री, ठीक है, एक घंटे में 15 डिग्री। तो हर एक घंटे में 15-15 डिग्री का चेंज आपको देखने को मिलेगा हमारी अर्थ में, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इस घंटे को मैं लिख देता हूं 60 मिनट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 मिनट लिख सकते हैं एक घंटे को, ठीक है। मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री, ठीक है। तो एक डिग्री में कितना? एक डिग्री में कितना कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाई 15, 15 चौक 60, ठीक है, तो 15 चौक 60, तो 4 मिनट, तो आंसर कितना आया? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो अगर कोई कहे आपसे कि एक डिग्री मतलब 4 मिनट में एक डिग्री में, ठीक है, और अगर कोई कहे एक घंटे में कितना डिग्री, तो 15 डिग्री, ठीक है, और एक डिग्री में 4 मिनट, मतलब एक डिग्री घूमने का मतलब है कि समय हो गया 4 मिनट आगे बढ़ गई पृथ्वी, 4 मिनट आगे, एक डिग्री आगे बढ़ी, इसका मतलब 4 मिनट बीत गए, फिर अगला 1 मिनट, 4 मिनट, हाँ 4 मिनट में 1 डिग्री कर लो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री जो है वो घूमती है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि 1 डिग्री का मतलब यहां पर एक लैटिट्यूडनल लाइन हो गई ना, याद मत करो, नहीं आप समझो, मैं यहाँ पर डिग्री क्यों बता रहा हूं, हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूं कि भाई आप जैसे 1 डिग्री बोल रहे हो, ठीक है, तो जैसे ये हो गया 1 2 3, है ना, तो बेसिकली 1 डिग्री है ना, तो इस एक लैटिट्यूड लाइन को पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री पर एक लाइन खींची हुई है, तो 1 डिग्री को मतलब एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल लाइन को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। ये इस तरीके से स्टेटमेंट आता है, तो
कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टाइम टेकिंग टू पास वन लॉन्गिट्यूडनल लाइन इज 4 मिनट्स। ठीक है, 4 मिनट्स। क्लियर? तो अब हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ वो कैसी घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो कैसा घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, समझिएगा, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो ये है रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट का। तो मैं आगे किसको कहूंगा और पीछे किसको कहूंगा? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये लो सन। ठीक है, तो मैं आगे किसको कहूंगा और पीछे किसको कहूंगा? ये वाले लोग कौन है? ये वाले लोग हैं, आगे हैं पीछे हैं? ये लोग आगे हैं, है ना? ये लोग आगे हैं और ये लोग पीछे हैं, फ्रंट एंड बैकवर्ड, अहेड और बैकवर्ड। ठीक है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, आगे पीछे क्यों कहा मैंने इसको? क्योंकि ये आपका क्या है? जीएमटी है, इसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, प्राइम मेरिडियन को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और जीएमटी का मतलब हुआ ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम एक रेफरेंस पॉइंट क्यों बनाया गया? ये इसलिए बना दिया गया क्योंकि उस जमाने में यूके बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था, और ग्रीनविच करके एक जगह है यूके में, वहां पर इसकी पहली बैठक हुई थी, जिस पर यह बात हुई थी कि चलो हमें एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है, तो इसको रेफरेंस पॉइंट बना दिया गया। ठीक है, इसको रेफरेंस पॉइंट इस जगह से बनाया गया क्योंकि देखो ये तो सर्कुलर बॉडी पर एक लाइन खींचनी है, तो कहीं से भी खींच लेते वही बन जाता है ना। वो वाला मामला तो है नहीं है, ये वाला मामला तो है नहीं है। अगर लैटिट्यूड का मामला होता तब तो यहीं पर सेंटर पे ही जा सकता है वो, क्योंकि ऊपर जाएगा तो छोटा हो जाएगा, इधर जाएगा तो छोटा हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर पर इक्वल रहेगा, इसलिए बीच में खींचा गया। लेकिन यहां पर तो सर्कुलर है, कहीं से खींच लो, बात बराबर थी, है ना। लेकिन क्योंकि वो पावरफुल थे तो सारी चीजें वो उसी को रेफरेंस बना दिया गया। खैर, ठीक है, समझ पाए? तो इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम उसको बोलते हैं। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम है जो ये है 0 डिग्री। तो जो सन को पहले देखेगा वो है आगे, जो सन को बाद में देखेगा वो है पीछे। ठीक है, जो सन को पहले देखेगा वो है आगे, तो सबसे पहले इसको ये लोग देखेंगे सन को, इसीलिए जापान क्या है? सबसे पहले सन को देखता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, तो जापान को ही कहते हैं। और भारत में सबसे पहले कौन देख रहा है? अरुणाचल वाले देख रहे हैं, क्योंकि वही सबसे पहले आगे पड़ जाते हैं। ठीक है, ईस्ट में पड़ जाते हैं, तो इसलिए ये लोग आगे कहलाएंगे और ये लोग पीछे कहलाएंगे। ठीक है, इसलिए ये लोग आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे आप। तो ये क्या हो गया? इंटरनेशनल टाइम लाइन को बताता है। क्या? जीएमटी, इंटरनेशनल टाइम लाइन। डेट लाइन नहीं बोला मैंने, याद रखना, टाइम लाइन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इंटरनेशनल टाइम लाइन के बारे में कौन बताता है? जीएमटी है जो वो हमें बताता है। ठीक है, क्लियर? अब मैं आता हूं एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो हमने क्या है कि इंटरनेशनल डेट लाइन है जो वो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती, और उसके पीछे का एक रीजन है, कि वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, कि मतलब एक बेसिक बात मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा मैप को कैसा देखते हैं? फ्रंट से देखते हैं। तो इस मैप को जब आप फ्रंट से देखते हैं, तो आप क्या पाते हैं? आप ये पाते हैं कि इस मैप में सर ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये आपका यूरेशिया, जिसमें ये यूरोप वाला पार्ट हो गया, ये इधर एशिया वाला पार्ट हो गया, ये इधर अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो जनरली मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि आप नॉर्मली जो देखते हैं मैप को, वो हमेशा ऐसा ही देखते हैं। ठीक है, आप इसको हमेशा ऐसा इसलिए देखते हैं क्योंकि ये जो बीच में लाइन खींची है, ये जो बीच में यहाँ पे सेंटर में लाइन खींची है, ये यहाँ पे डॉटेड गई है, ये जो लाइन है, ये बेसिकली क्या है? यही है जीएमटी। ठीक है, एंड जीएमटी इज 0 डिग्री। लेकिन जब मैं आइडियल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं, तो मैं यहां पर जीएमटी को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानता, मैं इसके पीछे वाले पार्ट को रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, 180 डिग्री को रेफरेंस पॉइंट मानता हूं।
तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। तो इस कॉन्सेप्ट इसको बताने के लिए मैं सामने से नहीं देख रहा, मैं पीछे से देख रहा हूं। तो अर्थ को जब मैं पीछे से देखूंगा, अब ग्लोब ले लेते हैं थोड़ा सा, अब ग्लोब ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर से समझिए मेरी बात। तो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है जिसको जो हम जीएमटी कह रहे हैं, और इसके इधर आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दिख रहा है, इधर आपको रशिया दिख रहा है। रशिया देखो और ये देख लो, रशिया देख लो और ये देख लो, ठीक है। तो इधर आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, इधर आपको रशिया दिख रहा है। लेकिन अगर बेटा मैं इसको पीछे से देख देता हूँ, चलो मैं इसको घुमा नहीं रहा, मैं इसको खुद घूम जाता हूँ, ठीक है। अब मैं पीछे आ गया, अब देखो आप इसको, ठीक है। अब आप इसको देखो तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर रशिया यहां तक आया है, मतलब रशिया इस हाथ में पहुंच गया और नॉर्थ अमेरिका इधर पहुंच गया, है ना। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो मैं 180 डिग्री लूंगा, पहला कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट जब मैं 180 डिग्री लूंगा तो 180 डिग्री ऐसा मिलेगा आपको, कुछ कुछ ऐसा का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जैसे मैंने बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा सा मिलेगा। तो जो टेढ़ा मेढ़ा मिल रहा है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? टेढ़ा मेढ़ा मिलने मतलब ये तो आपको सीधी सीधी मिलती है, लेकिन ये आपको टेढ़ी मेढ़ी मिलती है। टेढ़ी मेढ़ी इसलिए मिलती है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के साथ डेट जुड़ी हुई है। तो अच्छा लगेगा कि हमारे भारत के आधे भारत में, आज क्या तारीख है, 16, 17, आधे भारत में 17 हो, आधे भारत में 18 हो। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जिन कंट्रीज के साथ ऐसा हो रहा था कि या तो वो इधर आ जाए पूरे और या तो वो उधर आ जाए पूरे, तो इसके लिए डेट लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। इमेजिनरी लाइन है ये सब, हमने तो बनाई है, ठीक है। तो इनको इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया ताकि पूरे के पूरे एक देश में एक ही तारीख रहे। तारीख ऐसे ना बदल जाए कि इस लाइन के इधर वाले हैं जो वो दूसरी तारीख में है, इधर वाले दूसरी तारीख है और देश एक ही है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। और रशिया बहुत बड़ा है, ठीक है, रशिया बहुत बड़ा है, ठीक है। अब रशिया क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, तो बात यह है कि इसकी वजह से जो आपको ये कॉन्सेप्ट दिखता है, इस कॉन्सेप्ट में मैं अब जब मैं ऐसे बनाऊंगा तो नॉर्मली जो आपको नॉर्थ अमेरिका इस तरफ दिखता है वो आपको इधर दिखेगा, ठीक है। आपको बनाना होना नहीं है, आप बस समझ लो, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका बनेगा, ये आपका साउथ अमेरिका दिखेगा, और आपका जो रशिया है वो यहां तक दिख जाएगा, ऐसे मान लो, ठीक है। रशिया आपको इधर दिख जाएगा, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। यहां पर आते आते आपको पता होगा कि सर ऐसा कुछ है कि यहाँ पे अलास्का है। यहाँ पर अलास्का के बारे में जानते होगे, पहले रशिया का ही हिस्सा था, खरीद लिया यूएसए ने, ठीक है। तो रशिया का हिस्सा कैसे था, देखो पास में है अलास्का, बिल्कुल इसके बिल्कुल पास में है, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं वो ये है बेटा, ये है कि यहां पर है रशिया, इसको मानो रशिया और इसको मानो यूएस। तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी, डेट की कहानी, ठीक है। बच्चे बस ये वाली पार्ट है जो वो मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से सब गड़बड़ है जो वो हो जाती है। तो पहली बात आपको क्या समझ में आई कि सर हम इसमें आईडीएल किसको मानते हैं, 180 डिग्री को। इंटरनेशनल डेट लाइन किसको मानते हैं, 180। तो जब 180 डिग्री को सन क्रॉस करेगा, तो ये बात तो आपको समझ में आई गई ना पहले कि अगर सर ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो सन इस जगह पर चमक रहा है, मान लो इस जगह पर अगर चमक रहा है सन, तो यहां पर क्या होगी, खोपड़ी पे चमक रहा है, 12 बज रहे होंगे दोपहर के, ठीक है। इस जगह पर 12 बज रहे होंगे। अब सन, अब ये कैसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है, ठीक है। सन तो अपनी एक जगह है लेकिन ये ऐसी घूमती जा रही है साथ साथ, तो मतलब इस जगह पर चमक रहा है सन, तो यहाँ पे तो दोपहर हो रखी है। लेकिन उस समय, जिस समय यहाँ पर दोपहर हो रखी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉर्निंग होने वाली है, यहाँ मॉर्निंग, और इस जगह से होके आया है अभी सन, तो मतलब शाम हो गई है, यहाँ रात है। समझ में आई ये बात? फिर से सुनो। मैंने कहा कि जिस वक्त ये हमारी पृथ्वी है जो घूम रही है, या सन को घुमा लेते हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। सन को घुमा लो चाहे उसको घुमा लो, हम ही घुमा रहे हैं तो किसी को भी घुमा लेते हैं, ठीक है। हमारी अर्थ को सन को घुमा लें, चलो ठीक, सन को घुमा लेते हैं, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। ये अर्थ है, सन है जो वो ऐसे से घूम रहा है, ठीक है, सन है जो वो ऐसे से घूम रहा है, मान लो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सन को इधर उधर घुमा लेते हैं। तो बात यह है कि जहां जहां सन अपनी सनलाइट डालेगा वहां वहां उसी हिसाब से वहां होगा। तो सबसे पहले सन जिस जगह पर सन रेज हल्की, जब सन यहां पर चमक रहा है
तो ये वाले इंतजार कर रहे हैं, अरे सुबह 4 बज गए, अरे रोशनी होने वाली है, उठना पड़ेगा अब, 6 बज गया, अब तो उठ ही जाते हैं, देखो सूरज चमकने वाला है, सुबह के 6 बज गए, क्योंकि सन अब इस तरफ आ रहा है, हल्का सा दिख रहा है, सनराइज है ना, सनराइज हो रहा है, तो आप लोग देख रहे हो आज सन बहुत अच्छा, हल्की सी धूप है, सर्दियां चली रही हैं, तो आप लोग एंजॉय करने के लिए उसका वेट कर रहे हो, तो आ गया सन, इट मीन्स मॉर्निंग हो गई है ना। तो हल्का सा आया है अभी, लेकिन यहाँ पर तो हल्का सा आया है, यहाँ से तो वो हल्का सा दिख रहा है, हल्का सा क्यों बोला हूँ, क्योंकि अभी उसकी सनलाइट आपको अच्छी लग रही है, विटामिन डी महसूस हो रही है अभी वो आपको, ठीक है। लेकिन उसी समय, जिस समय आप विटामिन डी के मजे ले रहे हैं, यहाँ वाला आदमी तो तड़प रहा है ना कि जाओ भैया, हो गया पूरा दिन, गर्मी मान लो इस वक्त अगर गर्मी है, तो ये वाला आदमी तो तिलमिला रहा है कि मेरे यहाँ पे सुबह से आप चमक रहे हो, अब जाओ, ये वाला एंजॉय कर रहा है इस टाइम पे। अब यहाँ आ गया, दोपहर हो चुकी है, ठीक है, दोपहर हो चुकी है, इस जगह पर दोपहर है। तो जिस समय यहाँ पर है सन, उसी समय जिस समय यहाँ पर है सन, उस समय आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे आने वाला है, मतलब मॉर्निंग होने वाली है, और इस समय खूब सबसे ज्यादा रोशनी यहाँ दे रहा है, मतलब यहाँ पर अंधकार है, एकदम नाइट है, ठीक है। सन अगर यहाँ पर सामने है तो पीछे अंधेरा है, सन यहाँ है तो पीछे अंधेरा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन, अर्थ का आधा हिस्सा ही तो सन की तरफ है, तो सन की तरफ जो फेस करेगा वो झेलेगा, ठीक है, वो झेलेगा। तो कहने का मतलब है सन फेस जिसको कर रहा है वो उसको धूप को झेल रहा है, एक तरफ वाला मॉर्निंग को एंजॉय कर रहा है और एक तरफ वाला इवनिंग को एंजॉय कर रहा है, और पीछे वाला सो रहा है, नाइट को एंजॉय कर रहा है। क्लियर? सन का घूमना, और उसी के हिसाब से हम उसको क्या कह देते हैं बेटा, उसी के हिसाब से हम उसको कह देते हैं, हाँ ठीक है, उसी के हिसाब से हम उसको क्या कह देते हैं कि डेट्स चेंज होगी। तो जैसे ही सन आता है तो हम कहते हैं तारीख बदल गई, है ना। तो जब सन इस लाइन को क्रॉस करता है तो तारीख बदल जाती है, जब सन इस लाइन को क्रॉस करता है तो तारीख बदल जाती है। तो हमने भी यहां से भी हमने एक रेफरेंस बना दिया कि ये हमारी वो लाइन है कि जब सन इस लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो जब तक इस लाइन को नहीं क्रॉस कर रहा तब तक पूरा एक दिन चल रहा है। और क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि जब सन यहां से चमक रहा है, यहां पर सन चमक रहा है, तो ये सब सुबह दोपहर शाम वाले लोग हैं, ये तो रात है, ठीक है। और जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा तो यहां वो तारीख खत्म हो गई, यहाँ पे 17 तारीख, आज 17 है ना, तो अभी शाम हो रखी है, तो अभी यहाँ पर 17 ही चल रही है। लेकिन जैसे ही सन उस तरफ चला जाएगा, इस लाइन को क्रॉस कर लेगा, तो हम कहेंगे 18, लेकिन ये कहेगा 17, ये कहेगा 17, क्योंकि यहाँ पे तो मॉर्निंग हुई है, और ये वो वाली मॉर्निंग है जो हम जी चुके, ठीक है, जो हम जी चुके ये वो वाली मॉर्निंग है, ठीक है, क्लियर। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात मैंने यहाँ पर बताया कि मोड़, तो कहां कहां ये मुड़ा हुआ है, तो ये मुड़ा है 75 डिग्री नॉर्थ पर, एक मुड़ा हुआ है, लिख लो 75 डिग्री नॉर्थ पर मुड़ा हुआ है, कुछ बता देता हूं मैं, 75 डिग्री नॉर्थ पर मुड़ा है, 75 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लिख लेना साथ में, नॉर्थ लिखा है तो इसका मतलब लेटीट्यूड ही है। 75 डिग्री नॉर्थ साइबेरिया, साइबेरिया और अलास्का के बीच, साइबेरिया और अलास्का के बीच, ठीक है। दूसरा ये बेरिंग स्ट्रेट पर मुड़ा हुआ है, बेरिंग स्ट्रेट पर मुड़ा हुआ है, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट कहां है, किस स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, तो चैनल क्या होता है, ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है, वो स्ट्रेट होती है। ये एक वाटर बॉडी है, ये एक पतली सी वाटर बॉडी है, और फिर ये एक और वाटर बॉडी है, ठीक है। तो ये एक ओशन, ये एक और ओशन, तो यहां पर बेरिंग सी मिलेगा आपको, बेरिंग सी, और यहां पर चुक्ची सी, इन दोनों के बीच में आपको बेरिंग स्ट्रेट मिलेगा, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ऊपर की तरफ है, ऊपर चुक्ची सी, नीचे बेरिंग सी, बीच में जो कनेक्ट करता है दैट इज बेरिंग स्ट्रेट,
ठीक है, तो ये भी वाटर बॉडी। तो ये पतली क्यों हो गई बीच में पानी चलते चलते? इसलिए पतला हो गया क्योंकि यहाँ कोई जमीन लैंड मास आ गया होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि सर दो लैंड मास को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी, ध्यान रखना वाटर बॉडी बोलना जरूरी है, वरना स्थमस हो जाएगा वो। अगर आपने कह दिया कि जमीन, लैंड मास कह दिया तो स्थमस हो जाएगा ना, तो इसलिए वाटर बॉडी, तो भी तो ये सही है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट के लिए जो कहा जाता है वो जनरली ये है कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली पतली वाटर बॉडी, ठीक है। जैसे पाक स्ट्रेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो यहाँ पर उतरती है वो, ठीक है। तो वो हो गई आपकी वाटर बॉडी, ठीक है। चले, समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपका बेरिंग स्ट्रेट। अब मैं आपसे यहां पर बोल रहा हूं आईडीएल का कॉन्सेप्ट। तो आईडीएल का कॉन्सेप्ट है जो, इसको आप समझिए। इस आईडीएल के कॉन्सेप्ट में ये बात समझिए कि ये मैंने बताया कि 75 डिग्री नॉर्थ पर अलास्का और साइबेरिया पर एक तरीके से ये मुड़ा हुआ है। बेरिंग स्ट्रेट पर भी यहाँ पर आपको मुड़ा हुआ दिखता है, और इसके अलावा अगर वे कहेंगे तो सदर्न पैसिफिक ओशन में भी ये मुड़ा हुआ आपको दिखेगा। सदर्न पैसिफिक ओशन, सदर्न पैसिफिक ओशन में भी आपको मुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये मोड़ का कॉन्सेप्ट समझे। मोड़ का कॉन्सेप्ट यहां पर सिर्फ ये है ताकि पूरा का पूरा कंट्री एक तरफ आ जाए, और दूसरा ताकि डेट है जो वो पूरी की पूरी डेट एक कंट्री में एक समय पर एक ही हो, ऐसा ना हो कि अलग अलग डेट यहां पर चल रही है, ठीक, क्लियर। तो ये है आपका आइडिया। अब आप समझिए अब हम डेट कैसे निकालते हैं। तो एक चीज आप पहले याद रखो, फिर मैं इसको प्रूफ करूंगा। पहले आप इस बात को याद रख लो कि सर जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो 1 डे गेन होता है। हाँ, 3 जगह ही आपको देखने को मिलेगी, 3 जगह पे यहां पर देखने को मिलेगी। बेरिंग स्ट्रेट, आइडियल, सदर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। टू मेंटेन आइलैंड ऑफ द फिजी। हाँ, सदर्न पैसिफिक ओशन में भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते हैं तो फिजी एंड न्यूजीलैंड, फिजी एंड न्यूजीलैंड, फिजी एंड न्यूजीलैंड। ये जो मैंने साउथ पैसिफिक ओशन बोला ना, वहां पर एग्जैक्टली अगर कहें तो किस जगह पर? फिजी एंड न्यूजीलैंड के बीच में, फिजी एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट जब हम जाते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट जाने पर 1 डे गेन होता है, और ईस्ट टू वेस्ट में 1 डे लॉस, एक दिन का लॉस होता है, ठीक है। 1 डे लॉस और एक दिन का गेन होता है, ठीक है। तो पहली बात वापस से समझते हैं सारी चीजें। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सर इस तरीके से ये मुड़ी हुई है, ये मुड़ी हुई एक लाइन है, ठीक है। सबसे पहले हमने अर्थ को, हमारी अर्थ क्योंकि रोटेट कर रही है तो हम इसको इस तरफ हमने क्या देखा, ये क्या है? ये बेसिकली ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना। ये क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। कंफ्यूज मत होना कि सर वेस्ट वाला ईस्ट में क्यों आ गया, घुमा दिया है बस, है ना। 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री से देख रहे हैं, पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं, ये मान लो आप, ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया है। अब मान लीजिए कि अगर बात करते हैं कि रशिया है जो वो आगे रहता है, रशिया, अभी मैंने समझाया आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट। तो आगे और पीछे वाले कॉन्सेप्ट में आपको पता है कि सर रशिया है जो वो आगे रहता है। आगे क्यों रहता है? क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर का देश है और सन हमेशा ईस्ट से उगता है, तो इसलिए ये आगे रहेगा, ठीक है। तो रशिया आगे रहेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यहां पर रशिया है और यहां पर यूएस है, ठीक है। तो रशिया आगे रहता है, और क्यों आगे रहता है? यू नो दिस, ठीक है। क्यों आगे रहता है? यू नो दिस। इसलिए आगे रहता है क्योंकि सन को पहले देखता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सन को क्योंकि अब ये पागल पहले देख रहा है। अब मान लो कि यहां पर कौन सी तारीख है? यहां पर है 17 तारीख। आज 17 है तो अभी 17 चल रही है। हमने क्या कहा कि 17 दिसंबर, यहां पर है 17 दिसंबर, और यूएस में इस वक्त क्या होगा? 16 दिसंबर। तो यूएस में इसी वक्त होगा 16 दिसंबर। ये जो आगे पीछे कह देते हैं ना, जो सीधे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आगे है पीछे है,
तो इसके पीछे की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आगे किसको कह रहे हैं, पीछे किसको कह रहे हैं, वो मतलब गेन और लॉस जो बोल देते हैं, वन डे गेन हो गया, वन डे लॉस हो गया, ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहां पर है 17 दिसंबर, और क्योंकि ये पीछे रहता है इसलिए यहां पर 16 दिसंबर, यहां पर अभी सन पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक, यहां सन पहुंचा नहीं है अभी। अब बात यह है कि आपने रशिया में पूरा दिन 17 दिसंबर को एंजॉय किया, ठीक है। अब आपने रशिया में 17 दिसंबर को एंजॉय किया और आपने फ्लाइट ली और यूएस चले गए। तो आप तो 17 दिसंबर जी लिए थे ना, तो वापस भी 17 दिसंबर जीने लग जाओगे, तो आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो गया। 17 दिसंबर की तारीख, भाई तारीख है तो तारीख है ना, है तो है, उस तारीख, वो तारीख तो एक ही बार आती है ना, 17 दिसंबर 2025, क्या कभी दोबारा आएगी? हाँ आएगी। कब आएगी? जब आप आज रात को फ्लाइट लेके यूएस पहुंच जाएंगे। 17 तारीख को जी लिया और अभी फ्लाइट लो और निकल लो यूएस, और यूएस पहुंच जाओगे तो क्या होगा कि फिर से 17 तारीख जियोगे। तो 17 तारीख को जब जी चुके थे और फिर जब आप यूएस पहुंचोगे तो वहां पर आपको कौन सी तारीख मिलेगी? 17 ही मिलेगी वापस, है ना। तो वन डे गेन हो गया, यहां पर वन डे गेन हो गया। तो ये जो वन डे गेन कह देते हैं वो इस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं। अच्छा, मैं रशिया और यूएस का ही एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि कितनी देर लग रही है, आप अलास्का में हो और उस तरफ रशिया के बिल्कुल ईस्टर्न वाले पार्ट में आपको उतरना है, तो यहां से यहां आधे घंटे में आप पहुंच जाओगे, आधा घंटा भी नहीं और कम में, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द डेट लाइन, बिकॉज डेट लाइन की वजह से होता क्या है कि अब सन, अब ये कंट्रीज तो देख चुके सन को, अब ये देखेंगे, तो जब ये लोग देखेंगे सन को तभी तो डेट चेंज होगी वहां पर, है ना। जब आप सन को देखते हैं मॉर्निंग तो पूछता है ना कोई आज क्या तारीख है, तो आप कौन सी तारीख बताते हैं? 17 है आज, क्योंकि कल 16 थी इसलिए आज 17 है ना। यही इसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि कल 16 थी इसलिए आज 17 है, और तो कोई कारण है नहीं आपके पास, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, तो ये वन डे गेन की बात समझ गए आप। तो मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि सर जब मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा था, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर जा रहा था, तो मुझे वन डे गेन मिला। क्लियर? क्लियर? तो वेस्ट टू ईस्ट में होता है वन डे गेन, वेस्ट टू ईस्ट में हुआ वन डे गेन। अब एक और एग्जांपल लो, मान लो यूएस में अगर हम बात करें, तो यूएस में हमने क्या कहा? 16 तारीख है, 16 दिसंबर यूएस में है, 16 दिसंबर, ठीक है। मतलब मान लो यूएस में 16 दिसंबर स्टार्ट ही हुई है, यूएस में 16 दिसंबर स्टार्ट ही हुई थी और आपने फ्लाइट ली और रशिया आ गए आप, ठीक है। आप यूएस में रहते हो, सुनो निशा, आप यूएस में रहते हो, अच्छा फील करो, आप यूएस में रहते हो और यूएस में रहने के बाद आपने क्या किया? आप यूएस में रहते हो तो तारीख कहोगे कि 16 चल रही है सर आज, ठीक है। 16 शुरू ही हुई थी, 16 मान लो 12:01 हुआ था, तो 16 तारीख लग गई थी। आपका मूड किया चलो रशिया घूम के आते हैं, आपने फ्लाइट ली और रशिया आ गए। 16 तारीख को जिया आपने? नहीं जिया, क्योंकि 16 तो आई थी, आपने फ्लाइट ली और निकल गए रशिया। लेकिन रशिया में जब उतरे तो आपको मिलेगी 17 तारीख, क्योंकि वहां एक दिन आगे चल रहा है मामला। तो 16 दिसंबर आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा, आपकी जिंदगी से एक दिन लॉस हो गया, तो वो दिन तो आपने जिया ही नहीं। आपको इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन ये सब क्यों बनाया गया इसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया? फ्लाइट ली और फ्लाइट लेकर के आप रशिया आ गए, ठीक है। और रशिया में चल रही थी 17 दिसंबर, ठीक है। अब ये 17 दिसंबर यहां पर थी, ये दिन आपने जिया ही नहीं और ये दिन आपने सीधे जी लिया, तो ये दिन आपकी जिंदगी से गायब हो गया, तो वन डे लॉस हो गया। तो मतलब आप जब ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, तो हमें वन डे का लॉस हो जाता है। यही एग्जाम्पल याद रखना, तभी समझ में आएगा। भारत के साथ कनेक्ट करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ सकते हैं, ठीक है। अपनी भाषा में इसी बात, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। और यहां पर क्या है कि शुरू ही हुई थी ये तारीख, आपने जिया नहीं और निकल गए, ठीक है।
तो इसलिए ये ऐसा हो जाता है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री क्वेश्चन, ये तो कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन पहले यूपीएससी में आता था, अब आना बंद कर दिया है। तो पुराने क्वेश्चंस जो यूपीएससी में बंद हो जाते हैं कई बार स्टेट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, हालांकि स्टेट में भी अभी बंद हो गए हैं, बट स्टिल मुझे बताना मेरा काम है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 30 डिग्री ईस्ट पर कितने बजे हैं, 3 PM, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट में 3 PM हो रखे हैं, तो बताओ 30 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रखा है। मैंने बताया लॉन्गिट्यूड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, आप बताओ बताओ कैसे, कितना हो रखा है ये बताओ। यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, वो 15 डिग्री वाला, ठीक है, तो 15 डिग्री वाला जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था, ये वाला 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 1 घंटे में 15 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट को निकालो और बताओ मुझे कि कितने बजे होंगे, कैलकुलेट करिए। माय क्वेश्चन इज कि एट 30 डिग्री ईस्ट इट्स 3 PM, देन व्हाट इज द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट। कैसे 5 कैसे बजा दिए, ईस्ट से वेस्ट पे जा रहे हैं, सोचो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 15 डिग्री ईस्ट लिखूं वेस्ट लिखूं, ईस्ट, ये क्या है 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और इधर क्या है 15 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री वेस्ट। व्हाट इज माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज कि यहां पर बज रहे हैं कितने 3 PM, तो यहां पर कितने बजेंगे ये बता दीजिए, यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है सर हर 15-15 डिग्री में 1-1 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, यहां बज रहे हैं 3 PM, तो 15 डिग्री का अंतर है तो 1 घंटा कम होगा, यहाँ तो 2 बजे होंगे सर, यहाँ कितने बजे होंगे, जिस वक्त यहाँ 3 बजे हैं उस वक्त यहाँ कितने बजे होंगे 1 बजा होगा, क्योंकि 15-15 1-1 घंटे का डिफरेंस है, तो 1 PM। यहाँ पर कितने बजे होंगे 12, और यहाँ पर 11 AM, यहाँ पर 11 AM बजा होगा, ठीक है, तो 15-15 डिग्री पीछे करते हुए चले जाइए, है ना। और अगर इतना कैलकुलेशन नहीं करना तो पता होना चाहिए आपको कि सर 30 डिग्री आगे और 30 डिग्री पीछे में 1 2 3 4, मतलब 4 का डिफरेंस है, 4 का गैप है, तो आप इसको सीधे डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं सर 15 चौक 60, 15 15 30 15 45 15 चौक 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 4 आवर्स, तो 4 घंटे पीछे कर लो इससे, 3 बजे से 4 घंटे पीछे कर लोगे तो कितने बज जाएंगे 11 बज जाएंगे, तो वही है, या तो ऐसे बना करके आप कर लो, ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन बताइए, एग्जैक्टली अगर क्या बेटा, हाँ डेट से, तो अभी हम टाइम पर बात कर रहे हैं ना इस पर, ये तो टाइम का क्वेश्चन हो गया ना, नाम पे ही जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल टाइम लाइन इज टाइम, डेट लाइन इज डेट, ठीक है। जो यूपीएससी ने एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा था वो था, क्वेश्चन क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट पर 3 PM है, तो बताओ 82.5 डिग्री वेस्ट पर कितना बजा होगा, कितना बजा होगा,
अच्छा 82.5 क्यों दिया हुआ है? व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 82.5 ईस्ट? 82.5 ईस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? ये समझ पा रहे हैं? वरना कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को? समझ ही नहीं, अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी कर ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? 82.5 सुना है कभी? 82.5 क्या क्या सुना है? 82.5 ईस्ट, ईस्ट में पोल कहाँ आ गया? पोल तो नॉर्थ में आएगा या साउथ में आएगा? ईस्ट में कहाँ आ गया पोल? IST, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कल मैंने बताया था कि भारत में जहां से, भारत में वो सेंटर जिस जगह से ये पास होती है, उस मिर्जापुर, ठीक है, वो जगह का नाम है 82.5। तो अगर ये आपको पता है कि 82.5 ईस्ट इंडिया में है, तो आपको ये भी पता होगा कि सर GMT और 82.5 के बीच में 5.5 घंटे का गैप है। पता है कि नहीं पता? ये बात है ना। GMT 0 डिग्री और 82.5 के बीच में कितना है? 5.5 आवर्स। तो क्वेश्चन क्या है? 82.5 वेस्ट में कितने बजे होंगे? तो अगर इधर 5.5 घंटे का गैप है तो इधर कोई जादू तो होगा नहीं, इधर भी 5.5 घंटे का गैप होगा, ठीक है। तो ये है 82.5 वेस्ट। तो यहां पर भी पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो यहां पर भी 5.5 आवर्स। तो 5.5 इज 11 घंटे। तो 11 घंटे पीछे कर दो, 3 बजे से 11 घंटे पीछे चले जाओ, जाओ 3 बजे से 11 घंटे पीछे। 3 PM माइनस 11 घंटे कितना हुआ? 2 AM, 4 AM, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, मतलब कॉन्सेप्ट आते हुए कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो भी नंबर तो 0 ही मिलेगा ना। ये प्री है, मेंस थोड़ी है कि समझ जाएगा, भावना है वो आपकी, वह प्री है। यस तो यस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 4 AM बजा है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए एक और चीज है, दैट इज लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है भाई? लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, इसको आप भारत से समझ लीजिए। भारत में आप आपको ये बात पता है कि सर यहां पर ये है आपकी इक्वेटर, और यहां पर अगर कहें तो कहीं भारत मौजूद है, इतनी बात समझ में आती है। और ये है 82.5 भारत के सेंटर से होकर के गुजर रही है, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं, और ये आपकी GMT हो गई, जब मैं बात करता हूं लोकल टाइम की, लोकल टाइम और एक स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, मानक समय और लोकल समय को क्या कहेंगे? स्थानिक समय, स्थानीय समय, ठीक है। तो समझो मेरी बात, बचपन में दादी के साथ समय किसने बिताया है? बिताया अपनी दादी के साथ समय? सबने बिताया। दादी बाबा इन लोगों के साथ अगर आपने समय बिताया होगा उनके बुढ़ापे में, ठीक है, तो वो आपने महसूस किया होगा कि सर वो धूप को देख करके टाइम बता देते थे, है ना। लगभग इतने बजे हैं, लगभग इतने बजे हैं। कैसे? धूप दहलीज के इस कोने में है, 4 बज गया है। अच्छा उधर आ गई धूप, ठीक है, लगभग 5 बज गया होगा। और फिर आप घड़ी में देखते होगे तो यार लगभग सटीक सही बताते थे, थोड़ा सा डिफरेंस रहता था लेकिन लगभग वो एक जैसा ही बताते थे, ठीक है। और काफी बिल्कुल एक्यूरेट बताते थे, लेकिन सही में देखा जाए तो एग्जैक्ट कभी वो बता पाए? एग्जैक्ट नहीं बता पाए वो कभी, वो हमेशा अप्रॉक्स बता पाए, है ना। तो वो जो बताते थे वो हमेशा गलत समय बताते थे, और वो गलत समय जो बताते थे वो है आपका लोकल टाइम, स्थानिक समय, ठीक है। क्यों गलत बताते थे? क्योंकि आप इस वक्त हरियाणा में हैं, हाँ इसलिए गलत बताते थे वो। सही समय सिर्फ एक
एक के दादाजी बताते थे या दादी बताती थी, और वो बच्चा है जिसके दादाजी मिर्जापुर में बैठे थे। मिर्जापुर में बैठा हुआ व्यक्ति मानक समय बताएगा हमेशा, उसका लोकल और मानक एक ही होगा, उसका लोकल और स्टैंडर्ड हमेशा एक होगा, है ना। लेकिन हम इस वक्त क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस वक्त बज रहे हैं 5:38, तो यहां नहीं बज रहे हैं इस वक्त 5:38, मिर्जापुर में बज रहे हैं। लेकिन हम सबके यहां पर मैंने बोला कि क्लास की टाइमिंग शुरू होगी 4 बजे, तो कोई बच्चा जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है वो अगर मान लो अरुणाचल प्रदेश में बैठा है तो उसके यहां तो 2 घंटा पहले ही 4 बज चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत का स्ट्रेच है मेरे बच्चे, उसको समझिए कि जो भारत का स्ट्रेच है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर 2 घंटे का डिफरेंस है। 2 घंटे का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है, और 15 डिग्री में 1 घंटा बनता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे बनेंगे। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहां बैठा हूं और स्टैंडर्ड टाइम होता ही नहीं, अगर कुछ मान लो स्टैंडर्ड टाइम टाइप की कोई चीज ही ना होती, और मैं यहां बैठा हूं और मैं बोलता कि 4 बजे सभी लोग क्लास में आ जाइए, तो ये तो 2 घंटा पहले ही आ जाता, क्योंकि इसके यहाँ 4 पहले ही बज जाते। और बज क्यों रहे हैं ऐसा, ऐसा पहले और बाद में हो क्यों रहा है? क्योंकि सन को जो जिस वक्त देखता है उसके हिसाब से वो टाइम कैलकुलेशन होती है ना। जो सन को पहले देखेगा उसके यहाँ पहले मॉर्निंग होगी। मतलब आपके यहाँ मॉर्निंग कितने बजे हो रही है? आपके यहाँ मॉर्निंग शाम सुबह के 6 के आसपास मान लें, 6 बजे मॉर्निंग हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में धूप आ चुकी होती है 6 बजे, तो उसके यहाँ मॉर्निंग 4 बजे हो जाती है। उसके वहां की दिनचर्या अलग है, वहां पे शाम की क्लासेस नहीं होती है, ठीक है। वहां पर शाम की क्लास नहीं होती, क्यों? क्योंकि 4 बजे के बाद वहां सनसेट हो जाएगा, क्लास करने को जाएगा नहीं, वो उसको रात ट्रीट करते हैं, क्योंकि 6 बजे उनके यहाँ सोने का समय हो जाता है, 6-7 बजे सोने का समय हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो क्लास की टाइमिंग ही 4 बजे से शुरू होती है। वहां वो तकिया बिस्तर लगाने लगते हैं, ठीक है। वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है शाम को पढ़ने का, मतलब क्लास लेने का। टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि उनके यहाँ दिन उधर बढ़ा है ना, तो वहां से पहले से शुरू कर लो। तो जब वहां पढ़ाने जाते हैं, जब हमको वहां भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, तो दिनचर्या एकदम उल्टी हो जाती है ना। समझ पाए आप? तो ये 2 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका टाइम डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब मैं बात कर रहा हूं लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम की। लोकल टाइम वो टाइम होता है जो सन बताता है, लेकिन ये डिफरेंस है जो, इस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम है जो वो इजाद कर लिया है, जो भारत में अगर कहेंगे तो वो है 82.5। तो मतलब पूरे भारत में अगर मैं बोल रहा हूं कि इस वक्त 5:41 हो रहा है, तो पूरे भारत में 5:41 केवल और केवल इस 82.5 पर हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। तो जो लोग 82.5 पर हैं वो कहेंगे कितना बज रहा है। उनके लिए अगर मैं पूछूंगा आपके यहाँ इस वक्त लोकल टाइम क्या है, तो भी उनके यहाँ यही लोकल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम भी यही है, लेकिन बाकी सब जगह अलग है ना। यहाँ पर पहले है, यहाँ पर बाद में है, लेकिन क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं, तो इसलिए दादी जो है वो लगभग एक जैसा समय बताती थी, लेकिन एग्जैक्ट कभी नहीं बता पाती थी, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो सही समय वही बताती थी। मैं जो गलत बोल रहा हूं उनको कि वो गलत बताती थी, वो मैं स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन वो सन के हिसाब से बताती थी, क्योंकि टाइम। तो इसलिए सही में कि इस वक्त बेटा अगर उनसे पूछता मैं अभी कितने बज रहे हैं, तो शायद वो बताती कि इस वक्त तो आगे है ना, तो अभी तो है वो 5:30 के आसपास हो रखा है, ठीक है। तो सही में तो यहाँ 5:30 ही है, होना तो यही चाहिए था, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी फिर, तो इसलिए हमने इसको मानक मान लिया। हाँ, एक ही बात है, ठीक है। समझ पाए आप इस बात को? ठीक है, समझ पाए इस बात को कि लोकल टाइम क्या है और स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो इसलिए अच्छा, इंडिया के लिए काफी बार ये बात बोली जा चुकी है कि आप अपने टाइम जोन्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको कम से कम आपके देश में आपके स्ट्रेच के हिसाब से 2 टाइम जोन होने चाहिए। बट अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ की अभी जनता इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदार नहीं है
तो टाइम मिलान कर ले तुरंत तुरंत, ठीक है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा। रशिया में 11 टाइम जोन है, मेरे ख्याल से 11 है, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। अच्छा, रशिया में 15 है, चेक करो, ठीक है। रशिया, फ्रांस में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस तो बहुत छोटा है, ठीक है। रशिया में जो है वो 11 टाइम जोन है। यूएस और कनाडा, यहाँ पर 6 टाइम जोन है, 6 टाइम जोन है। 11 है, 11 है भाई, 11, ठीक है। तो रशिया में है 11, यूएस कनाडा में है 6, ठीक है। भारत में भी एक ही है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं है ना। 12 फ्रांस में, ठीक है। मतलब डिपेंड की उसका स्ट्रेच किसका कितना है, कितना किसका स्ट्रेच है और कैसा स्ट्रेच है, उसके हिसाब से लोगों ने, मतलब देशों ने ये डिसीजन है जो वो लिया है, ठीक है। वो ज्यादा पढ़े लिखे है ना, ठीक है। सबसे बड़ा लैंडमार्क रशिया का ही है, तो समझ गए। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, और अब हम किस टॉपिक पर आ रहे हैं, अब हम जिस टॉपिक पर आ रहे हैं वो है मोशंस ऑफ अर्थ, मोशंस ऑफ अर्थ। तो हेडिंग डालिए मोशंस ऑफ अर्थ। मोशंस में बात करें तो दो तरीके के मोशंस होते हैं, वन इज रोटेशन, अनदर वन इज रिवोल्यूशन। वन इज रोटेशन एंड अनदर वन इज रिवोल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन इज अ कॉन्सेप्ट विच इज एसोसिएटेड विद दिन और रात, डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा है। एंड रिवोल्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट विच इज एसोसिएटेड विद वेदर, है ना, मौसम के साथ जुड़ा है, मौसम के साथ जुड़ा है, वेदर के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। समझ गए। तो बेसिकली यहां पर ये डेली मूवमेंट के बारे में बात होती है, यहां पर डेली मूवमेंट के बारे में बात होती है, डेली मूवमेंट या डेली मोशन कहना चाहिए, डेली मोशन के बारे में बात होती है, जो कि दिन और रात के बारे में यहाँ पर बात करता है, ठीक है। और ये है जो ये ईयरली मोशंस के बारे में बात करता है, ईयरली मोशंस, ये ईयरली मोशन के बारे में बात करता है, ठीक है। रोटेशन का मतलब अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना, है ना, है ना। रोटेशन का मतलब हुआ कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये किस में आ जाता है, रोटेशन आ जाता है। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो उसको हम रोटेशन कह देते हैं। मतलब कहने का कि ये है रोटेशन, ये है रोटेशन, ये वाला, ठीक है, ये है रोटेशन। और जब हम रिवॉल्यूशन कहते हैं तो इसका मतलब है कि अर्थ सन के जब चारों तरफ घूमती है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रिवॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं when the earth revolve around the sun, ठीक है। तो यहां पर जब सन के चारों तरफ घूमती है तो फिर हम इसको क्या कह देते हैं, रिवॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है, इसको हम रिवॉल्यूशन कह देते हैं। क्लियर। आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कल मैंने बताया था, थिया टकराया था और फिर वो झुक गई थी, ठीक है। तो अपने एक्सिस से क्योंकि अर्थ है जो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसलिए रियल में जो ये हम सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, ये ऐसा ना हो करके, ये ऐसा ना हो करके ये यहाँ पर टिल्ट है, एक टिल्ट देखने को मिलेगा कि अगर ये इक्वेटर है आपकी तो ये यहाँ पर 23.5 डिग्री का टिल्ट देखने को मिलता है, 23.5 डिग्री का टिल्ट देखने को मिलता है। तो जो इसको आप नॉर्थ और साउथ कहते हो ना, तो एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो नॉर्थ ये है और ये आपका साउथ है, ठीक है।
नॉर्थ और साउथ जो आप कहते हो, तो ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ, ठीक है। ये देखो इस मैप में, ये आपको क्या लग रहा है डिजाइन की वजह से ऐसा टेढ़ा सा बनाया है? नहीं, ये डिजाइन की वजह से नहीं बनाया है, यहाँ पर ये झुका हुआ है, ठीक है। ये अर्थ आपको ये झुकी हुई है, इसलिए आपको ये टेढ़ी सी दिखाई देती है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे झुकी। तो इसको सीधा क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि सीधी है ही नहीं, इसलिए नहीं बनाया। और यही कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि झुकी हुई चीज है। तो मेरी बात समझना ध्यान से मेरी बात समझना आप ध्यान से, कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अर्थ है जो, या इसी में देख लो, अर्थ हमारी यहाँ पर ये झुकी हुई है, तो यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, जब यहाँ रात होगी तो इस पॉइंट पर 6 महीने का दिन होगा। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी यहाँ पर, और यहाँ पर हमेशा 0 डिग्री है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर हमेशा 12 घंटे का डे एंड नाइट होगा। 12 घंटे का डे एंड नाइट होगा। क्लियर? यहाँ पर 12 घंटे का डे एंड नाइट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 12 घंटे का डे एंड नाइट होगा। क्लियर? समझे? समझ पा रहे हैं? तो दिन और रात के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पहले समझ लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। देखो, देखिए, आप ऐसे समझो कि जिस वक्त बेटा, मैं आपको थोड़ा सा इससे समझाने की कोशिश करता हूं। अब सन हमारा कहाँ है? सन मान लो इस जगह पर है, ठीक है, इस जगह पर है। अब सन हमारा इस जगह पर है, तो ओवरहेड है, ठीक है, मान लीजिए। तो सन जब है तो इधर आप देख रहे हो क्या? इधर आप देख रहे हो कि सर इस तरफ तो पूरी रात आएगी, मतलब पूरी रोशनी उसकी जाएगी, इस जगह तक तो पूरी रोशनी आएगी, ठीक है। लेकिन इधर आते आते उसकी रोशनी है जो यहीं पे कहीं अटक जाएगी, वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इधर हो जाएगा अंधेरा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगी, पूरा टाइम उसको मिलेगा, ठीक है। चेहरे पर चांद सितारे मत बनाया करो। चलो, होता क्या है? होता क्या है, पहले बेसिकली बात समझिए। ठीक है, रिवीजन बैच है, रिवीजन की तरह बिहेव करवाइए, चांद सितारे मत बनाइए चेहरे पर, ताकि मुझे लगे कि ये क्या बोल गए सर। देखो, 3 महीने लगते हैं इसको यहाँ से सन को यहाँ पहुंचने में, ठीक है। 3 महीने लगते हैं सन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में, और फिर 3 महीने लगते हैं इसको वापस इस जगह पर आने में, और फिर 3 महीने लगते हैं इसको आगे जाने में, और फिर इसको वापस आने में फिर 3 महीने। ये साइकिल चलती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, तो इस जगह से अगर मैं शुरू करूँ तो ये है 21 मार्च, 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च से फिर यहाँ पर पहुंचेगा, तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब 21 जून, तो 21 जून, और फिर ये वापस यहाँ से यहाँ आएगा, तो दिस इज 23 सितंबर, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो दिस इज 22 ऑफ दिसंबर, ठीक है। इतना समय उसको लगता है, तो क्योंकि उसको 3 महीने लग रहे हैं, तो मेरी बात समझना, 3 महीने, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 महीने, और फिर ये वापस आ रहा है तो फिर 3 महीने हो गए ना, 6 महीने पूरे उसको। तो 6 महीने तक इस जगह तक, इस पॉइंट के, अगर इस पॉइंट पर है सन, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं कि अगर मान लो कि यहीं पे होती, सेंटर बीच में होता, तो कभी भी यहां हमेशा रात रहती, या तो हमेशा रात रहती या तो हमेशा दिन रहता, तो रात रहती। क्यों? क्योंकि इसकी सनरेज वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, इधर ना उधर तक पहुंच पाती ना इधर तक पहुंच पाती। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, ये टिल्ट है, तो क्योंकि ये टिल्ट है, ये टिल्ट है, तो इस टिल्ट की वजह से जब सन यहां पर है, तो ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो धूप जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो धूप है जो वो इस पर तो पड़ी रही है, मिल 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 रही है। अब सन वापस आ रहा है, लेकिन धूप मिलती जा रही है, धूप मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, ठीक है। तो 3 महीने ऊपर और 3 महीने नीचे जब जाता है, तो मतलब 6 महीने तक इसको धूप मिलती जाती है इस पॉइंट को।
तो इस पॉइंट को जब धूप मिलती रहती है तो मतलब 6 महीने का दिन हो गया। लेकिन जिस दौरान सन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, इधर चक्कर मतलब ऊपर तक तो जाता नहीं, सन तो इतने में ही रहता है, सन तो यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा ना, इतने में ही घूमता रहेगा, लेकिन सन रेस तो अपनी फेंकता है ना यहाँ तक, सन रेस तो फेंकता है, तो इस दौरान दिन है। जिस दौरान वो ऊपर सन रेस फेंक रहा है उस दौरान नीचे की स्थिति क्या है? नीचे की स्थिति ऐसी है कि सन रेस यहीं पे कहीं अटक जाती है, ठीक है, नीचे यहीं पे कहीं अटक जा रही है, मतलब इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही। तो इस पॉइंट तक जब नहीं पहुंच पाएंगी तो दिस इज रात, और इसमें कितना समय लगेगा? 6 महीने। 6 महीने यहाँ पर रात रहेगी, ठीक है, 6 महीने तक यहाँ रात रहेगी और यहाँ 6 महीने तक दिन रहेगा। एंड सिमिलरली जब मैं नीचे की तरफ कहूं कि सन जब इतने में घूमेगा, इतने में मतलब यहां से यहां तक में घूमेगा, तो यहां से अपनी रेस पूरी नीचे तक फेंक रहा है ना, नीचे तक फेंक रहा है, पूरे में फेंक रहा है। तो 6 महीने तक सिमिलरली उसने इधर फेंका, लेकिन जब उसने इधर फेंका तो उधर उसने वहां तक नहीं पहुंचा पाया अपनी रेस को, ठीक है, तो उसने वहां तक अपनी रेस को नहीं पहुंचा पाया। तो इसलिए यहां पर जब दिन है, जब सन यहां है तो यहां पर आराम से फेंकता जा रहा है ना, फिर ऊपर गया तो फिर यहां तक फेंकता जा रहा है, यहां तक तो पहुंचा दिया लेकिन इस पॉइंट तक नहीं पहुंचा पाया, ठीक है, उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा पाया। तो इस वजह से 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है। जिस समय सन ऊपर जा रहा है तो ऊपर दिन होगा, जिस समय नीचे जा रहा है तो समय नीचे दिन होगा, ठीक है, सिंपल, क्लियर, समझ पाए इस बात को? तो यह है दिन और रात का कॉन्सेप्ट। और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि सर हमारे यहाँ होता है ना, बोलचाल में बोलते हैं जून के महीने में बड़ा दिन होता है 21 जून को। क्यों होता है बड़ा दिन? बड़ा दिन किसको क्यों कह देते हैं उसको? क्योंकि सन बिल्कुल ओवरहेड है, तो ज्यादा देर तक रोशनी रहेगी ना, ज्यादा देर तक रोशनी रहेगी ना, तो जब सन इस जगह पर ओवरहेड है तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, एग्जैक्टली बराबर इसके लिए जब सन यहाँ है। लेकिन सन जब इस जगह पर है तो यहाँ पर तो है 12 घंटे का दिन, ठीक है, और ऊपर की तरफ कैसा है? ऊपर मतलब सन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ 12 है, फिर यहाँ 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 16, 17, 18 होते इस पॉइंट पे 24 घंटा, ठीक है। और जिस दौरान यहाँ 24 घंटे है वहां पे यहाँ पर 0 और यहाँ पे 12 है तो नीचे 11, यहाँ 10, 9, 8, 7 इस तरह से कम होता जाएगा इन लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, क्योंकि सन ऊपर जा रहा है इसलिए। तो एक समय यहाँ पर 24 घंटे तो यहाँ पर 0 घंटे, और यहाँ पर जब 24 घंटे तो वहां पर 0 घंटे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि जो गर्मियों का दिन आप देखते हैं कि जब हमारे भारत में गर्मियां होती हैं तो उस दौरान आप क्या फील करते हैं? सर दिन बहुत बड़ा है काम करने के लिए अपने को। आजकल क्या हो रहा है आपके साथ? रातें लंबी हैं। अब क्या हो रहा है कि बातें आप लोग फोन पे ज्यादा कर रहे हैं, है ना। अब बातें आपकी बढ़ गई हैं, क्यों? क्योंकि रात ही मिल रही है, अब रात को पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो आप लोग फोन पे बात ज्यादा करते हैं, फोन पे आप लोग लगे रहते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट, ये वो समय है जब मजा ही मजा है, ठीक है, क्योंकि सर्दियां हैं इसलिए भारत में, ठीक है। खैर अभी मैं बात करूंगा उस पर, रिवोल्यूशन वाले पार्ट पर हम बात करेंगे इसको। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इतनी बात तो समझ में आई कि सर जब सन यहां पर होगा इसके आसपास, मतलब इक्वेटर के आसपास, तो हमेशा ज्यादा बड़ा दिन मिलेगा, है ना। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, वन इज चंडीगढ़, अनदर वन इज श्रीनगर, मुंबई और केरला। जब मैं आपको 4 ऑप्शंस यहां पर दे रहा हूं, है ना, जगह लेनी, चेन्नई ले लो, तिरुवनंतपुरम ले लो, कुछ भी ले लो नीचे वाला, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि किस जगह पर मैक्सिमम सबसे बड़ा दिन होगा, किस जगह पर सबसे छोटा दिन होगा? क्यों? क्वेश्चन है कि ये 4 है आपकी भारत की, ये 4 लोकेशन है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि बराबर का दिन और बराबर की रात किस जगह पर होगी? वैसे तो कहीं भी नहीं होगी। सबसे बड़ा दिन सबसे बड़ी रात कहां पर होगी, है ना। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा दिन सबसे बड़ी रात कहां पर होगी, मतलब डिफरेंस, ड्यूरेनल डिफरेंस कहां पर होगा, और
इक्विनॉक्स की पोजीशन कहाँ पर होगी, मतलब कैसे कहने का कि बराबर कहाँ पर होगा, ये बताइए आप मुझे। क्यों, आप क्या बता रहे हो? सबसे बड़ा मुंबई, और क्यों? मतलब पहले मुझे, मेरे दो क्वेश्चन है इसमें, आप पहले ये बताओ कि बराबर का दिन और बराबर की रात कहाँ होगी? मुंबई में होगी। क्यों होगी मुंबई में? हम्म, बीच में है, मुंबई बीच में है नहीं, विंध्याचल है बीच में। हम्म, 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 विन्यास करते हैं काम, मुंबई तो बहुत नीचे है। आप ये कह रहे हो कि सर अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं ईस्ट टू वेस्ट तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया डिवाइड हो जाएगा, राइट? ये काम विन्यास करते हैं, वो नहीं करता। खैर आगे बढ़िए। अब कॉन्सेप्ट गलत हो गया। कॉन्सेप्ट इसलिए गलत हो गया क्योंकि आपने मॉनसून पढ़ते समय याद कर लिया है। मैंने बताया था ना कि सबसे खुश कौन है, तो पहला अटेम्प्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं है कोई भी, उसके दिमाग में कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है, कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ इन्होंने ये आंसर क्यों दिया। इन्होंने ये आंसर इसलिए दिया कि जब इन्होंने कभी मॉनसून पढ़ा होगा तो मॉनसून पढ़ते समय भारत में जो बताने वाला है उसने ये बताया होगा कि केवल और केवल महाराष्ट्र ही ऐसी जगह है जहां पर 4 मौसम देखने को मिल सकते हैं प्रॉपर, जिसमें हम कहते हैं कि सर सर्दी, गर्मी, बरसात और आपका जो ऑटम है। ठीक है, ये चारों मौसम प्रॉपर हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर मैं 2 मौसम की बात करूं, सर्दी और गर्मी, या सर्दी गर्मी बरसात, 3 मौसम की बात करूं, तो बराबर बराबर केवल और केवल मुंबई वाला ही ये बात कह सकता है कि मेरे यहाँ हमेशा 4 महीने की बरसात होती है ना? ठीक है, तो 4 महीने की बरसात केवल और केवल मुंबई में होती है। ये इन्होंने पढ़ा है कहां पर? मॉनसून में। क्या दिल्ली वाला ये कह सकता है कि 4 महीने की बरसात होती है मेरे यहाँ? कहने को तो हम कहते हैं कि भारत एक विशाल देश है, सब बहुत सारी यहाँ पर विविधताएं पाई जाती हैं, और इस भारत वाले देश में हमें 4 तरीके की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। यही कहते हैं ना, 3 तरीके की ऋतुएं ले लो, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़ को छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर चंडीगढ़ भी नहीं है और इसका आंसर मुंबई भी नहीं है। इसका आंसर है चेन्नई और श्रीनगर। मेरे 2 क्वेश्चन थे, तो एक का आंसर है चेन्नई, एक का आंसर है श्रीनगर। ठीक है, क्यों है मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले बरसात की बात हो गई तो बरसात पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वो जो आपने याद किया है ना, वो बरसात के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सही याद किया है, लेकिन जैसलमेर वाला आदमी ये कैसे कह सकता है कि मेरे यहाँ 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, भारत एक विविधता का देश है? 15 दिन की बौछार होती है उसके यहाँ थोड़ी मोड़ी। चेन्नई वाला ये भी नहीं कह सकता ये बात। क्यों? क्योंकि 6-6 महीने बारिश हो रही है इसके, मतलब केरला वाला वो भी नहीं कह सकता 6-6 महीने बारिश हो रही है। केरला कोस्ट पर मानसून आता है और 6 महीने बाद 6 महीने तक यहाँ बारिश होती रहती है लगातार। ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ इतनी ऋतु है, क्योंकि ये तो परेशान है बारिश से। और जैसलमेर वाला बारिश देखी नहीं है उसने कभी, है ना, थोड़ी मोड़ी हो जाती तो छपछपा लेता है वो कि यही बारिश है। ठीक है, यही है। दिल्ली में बरसात हो जाती है तो दिल्ली की डीयू की गर्ल्स घूमने लगती हैं, अगले दिन हिंदू के अखबार में फ्रंट आती है कि, है ना, बच्चों ने लिए मौसम के मजे, यानी कि मॉनसून ब्लास्ट, है ना, आ जाता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये सब चीजें क्या है, अनोखी है। केरला की न्यूज सुनी है कभी कि वहां पर बरसात का मजा लेते हुए लोग वहां त्रस्त है वो बरसात से। ठीक है, महाराष्ट्र इज अ प्लेस, क्योंकि वो ऐसी लोकेशन पर है, ऐसी लोकेशन पर है कि वो पानी जितना आ रहा है उतना 4 महीने तक ही वहां पर, पहले 2 महीने आने वाला, 2 महीने जाने वाला, उसको 4 महीने पूरे मिल जाते हैं। तो इसलिए हम मोटा मोटा कह देते हैं यस, महाराष्ट्र में ये कॉन्सेप्ट फिट होता है। महाराष्ट्र वाला आदमी ये बात कह सकता है, और यही रीजन है महाराष्ट्र में थिक फॉरेस्ट है। थिक फॉरेस्ट है क्योंकि काफी ज्यादा वहां पर बारिश होती है, और प्लेन एरिया भी है, मतलब प्लेट्यू है क्योंकि वहां, तो वहां पर लोग रहते भी काफी हैं। और यही रीजन है कि मुगल्स कभी उसको हरा नहीं पाए। क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि थिक फॉरेस्ट है, और थिक फॉरेस्ट है तो वहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर, छापा मार युद्ध लड़ेंगे वो लोग। ठीक है, और कब हारे ये मराठे? कब हारे? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत कहाँ है?
आपके हरियाणा में। हरियाणा कैसा है? प्लेन। तो एक ऐसा आदमी जिसको छुप छुप के लड़ाई करने की आदत है, कि वो छापामार युद्ध लड़ेगा, मतलब गुरिल्ला वॉर लड़ेगा, वो निकल के आएगा पहाड़ के बीच से, चाकू भोंकेगा और वापस घुस जाएगा गुफा में, है ना। पहाड़ी में छुपे रहेंगे, अचानक से जैसी सारी सेना आ जाएगी, पेड़ों से लटकते हुए आएंगे और सबका गर्दन काट के चले जाएंगे, है ना, और कहेंगे हम हैं वीर। और जब उनको पानीपत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दिया जाएगा, पानीपत में खड़ा कर दिया जाएगा, जहां दूर दूर तक मैदान ही मैदान है, तब तो मार पड़ सकती है ना। यस, दे वर पावरफुल, दे वर पावरफुल, है ना, लेकिन टैक्टिक्स अलग है। उनकी लड़ाई की टैक्टिक्स अलग है, यहाँ की लड़ाई की टैक्टिक्स अलग है। तो पावरफुल वाली बात नहीं, देखिए हर टैक्टिक्स की बात है ना। भाई किसी के पास बंदूक है, कोई लाठी लेकर के आ गया, तो आप कहोगे कौन पावरफुल है? बंदूक वाला पावरफुल दिखेगा आपको। लेकिन अब उससे समय समय की बात है ना, टैक्टिक्स की बात है। एक बंदूक से लड़ रहा है और एक लाठी से लड़ रहा है, तो इसलिए पावरफुल बंदूक वाला हो गया, क्योंकि उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसकी टैक्टिक अलग हो गई, है ना। तो ये वाली बात। लेकिन जब मुगल्स नीचे गए तो कभी नहीं मराठों को जीत हरा पाए, है ना। परेशान रहा, पूरी लाइफ परेशान रहा। क्या नाम है उसका, औरंगजेब 1707 में मर गया बेचारा, लेकिन वो कहता था एक मरता है दूसरा खड़ा हो जाता है, और फिर वो उतना ही पावरफुल दिखता है। उतना पावरफुल वो इसलिए दिखता है क्योंकि उनकी टैक्टिक्स अलग है, और इनको लड़ना नहीं आता। ये आए हैं कहाँ से? इधर से, अफगानिस्तान वाले एरिया से। इनकी लड़ाई है कि आओ सामने सामने। कहेंगे सामने क्यों? सामने है ही नहीं उनके आने का, उनके यहाँ कोई प्लेन ही नहीं है बड़ा, उनको वैसे ही लड़ना आता है, ठीक है। तो खैर वापस आते हैं, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, मैंने ये बात बार बार बताई है कि भाई ये वाला पोर्शन है जहां पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात रहती है, ठीक है, ठीक है, 12 घंटे का दिन 12। तो इक्वेटर के सबसे पास कौन सी जगह है जिस पर हम कहेंगे यहाँ पर 12 घंटे के दिन भारत में? इक्वेटर के में इन चारों में से सबसे पास कौन सी जगह है जो इक्वेटर के पास है? मुंबई है कि चेन्नई है? मुंबई है कि चेन्नई है? भाई भाई चेन्नई यहाँ है, मुंबई यहाँ है, तो पहले मुंबई मिलेगा ना, वो सॉरी पहले चेन्नई मिलेगा ना, है ना। पहले यहाँ पर चेन्नई मिलेगा ना, समझे। तो चेन्नई पहले मिलेगा, तो इसलिए चेन्नई इज द आंसर, जहां पर इक्वल डे एंड इक्वल नाइट देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। वैसे तो 8 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर थोड़ी ना है। 8 डिग्री, 8-9 डिग्री, मतलब 8 से इंडिया की रेंज स्टार्ट होती है ना। तो इवन ये बैठेगा कितने पर? लगभग 9 डिग्री के आसपास, 9 डिग्री के आसपास, 9-10 के आसपास बैठेगा ये, ठीक है। लेकिन 0 पे थोड़ी ना है, और ये कहानी 12-12 वाली कहानी तो 0 की है। बट फिर भी एज पर दिस क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव द 4 ऑप्शंस, और सारे की सारे इंडिया के ऑप्शन है, तो इसके हिसाब से हमें आंसर लगाना है चेन्नई। और जब मैं बोलूंगा कि डिफरेंस कहां पर ज्यादा होगा, सबसे बड़ा दिन सबसे बड़ी रात का डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां होगा, तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट दोनों इन चारों में, श्रीनगर, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऊपर जाने में हम क्या देखते हैं कि सन एक समय तो पूरे टाइम रोशनी देता है और एक टाइम पूरे टाइम अंधेरा रखता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन ऐसा बना है, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा बाकी रेवोल्यूशन, इसके बाद हम रेवोल्यूशन पर आएंगे, तो वो कल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सोलर एक्लिप्स, चलो ठीक है, यहाँ पर चीजों को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।